हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी अकाउंटिंग रेशियोज के साथ। ये जो रेशियो वाला चैप्टर है, ठीक है जी, बोर्ड के हिसाब से बात करूं तो इसकी वेट है जी ऑलमोस्ट फॉर 8 to 10 मार्क्स। कैसे 8 to 10 मार्क्स, पहले ये समझ लेना। 4 नंबर का तो एक क्वेश्चन कंफर्म्ड आना ही आना है, ठीक है जी। 3 नंबर का इसका ना आपकी भाई थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ 3 नंबर का, जो कभी नहीं पूछता था, ठीक है जी। और उसके अलावा आपके पास 1 नंबर का एक और क्वेश्चन यहाँ से आना है, तो ऑलमोस्ट आपके पास 8 to 10 मार्क्स, या हो सकता है वेरी भी कर जाए, पर एटलीस्ट 8 मार्क्स का तो रेशियोज आने ही आने। अब सबसे पहली चीज, जब मैं रेशियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो रेशियो स्टार्ट करने से पहले ना मुझे पता होना चाहिए भाई रेशियोज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है जी। रेशियो का मीनिंग बिल्कुल सिंपल शब्दों में क्या होता है, जब भी मैं एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस करता हूँ उसे मैं क्या चीज बोल देता हूँ, रेशियो, ठीक है जी। एक जैसे हम लोग पढ़ते हैं रेशियोज, कभी कभार आप लोग देखते हो आपके आंसर आते हैं रेशियोज के अंदर, कभी कभार वो होता है 2:1 होता है ना रेशियो के अंदर, कभी कभार आता है 3:1, या कभी कभार आ जाता है ये 4:1। इन सारी रेशियोज को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्योर रेशियोज। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो रेशियो का मतलब क्या है, जब भी मैं एक वेरिएबल को दूसरी की टर्म में एक्सप्रेस कर देता हूँ उसे मैं क्या बोल देता हूँ, रेशियोज। अब मुझे क्या देखना पड़ेगा कि दो वेरिएबल्स कौन कौन से, या कैसे क्वेश्चन चलेगा, या कैसे क्वेश्चन आने वाले। अब ये जो रेशियोज है, हमने ना आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली रेशियोज को ना 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहली आती है मेरे पास लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है जी। ये हॉट फेवरेट है, हर बार इसका एक ना एक क्वेश्चन आते ही आता है। फिर आती है नेक्स्ट मेरे पास सॉल्वेंसी रेशियोज, लिख लीजिएगा। फिर आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और फिर आ जाती है टर्नओवर रेशियोज। टोटल मेरे पास ये 4 टाइप की रेशियोज हैं। कौन कौन सी है जी, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड टर्नओवर रेशियो। पूरी की पूरी रेशियो याद करनी बिल्कुल आसान है, सिर्फ उस आदमी के लिए जिसको बैलेंस शीट आती है। जिसको बैलेंस शीट नहीं आती उसके लिए टफेस्ट काम ही क्या होने वाला है, ये रेशियो वाला चैप्टर। जिसको बैलेंस शीट सारी याद है, नोट्स भी सारे अकाउंट याद है, कहेगा यार बिल्कुल आसान और मजाक वाला चैप्टर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रेशियोज को 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले कौन सी बोली, लिक्विडिटी, फिर आ जाती है सॉल्वेंसी, फिर आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी, और फोर्थ क्या आ जाती है, टर्नओवर रेशियो। सबसे पहली रेशियो जिससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसे हम लोग क्या चीज बोल रहे हैं जी, लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है जी। लिक्विडिटी रेशियोज में क्यों निकाल रहा हूं, कि मैं अपनी फर्म की क्या चीज निकाल पाऊं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज कर पाऊं वो कैसी है। विल दे बी एबल टू मीट देयर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और नॉट, पेमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कितना टाइम लगेगा पेमेंट करने के लिए, उसके लिए हम लोग क्या निकाल देते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। ये तो 4 टाइप की रेशियोज है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक पेज के ऊपर जहां पे फ्रेश में सारे फॉर्मूला लिखने, एटलीस्ट 5-10 पेज छोड़ देने, सारे फॉर्मूला इकट्ठे हो ताकि रिवीजन करते हुए मेरे लिए आसान नहीं हो सके। पहले हम लोग फॉर्मूला ही लिखेंगे, फॉर्मूला कहां से ड्राइव करेंगे, फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट में क्या सीख रहा हूं जी, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो हम सीख रहे हैं, लिक्विडिटी वर्ड हमने कहां से निकाला, लिक्विड से। लिक्विड मतलब किससे रिलेटेड होगा, शॉर्ट टर्म। हम ये बेसिकली क्यों निकाल रहे हैं, फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जज करने के लिए, कि क्या फर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग नहीं है। इसके लिक्विडिटी रेशियो के ना 2 पार्ट हैं। सबसे पहला आता है करंट रेशियो, और पहले मैं यही सिखाने वाला हूं, इसको मैं क्या बोल देता हूं जी, करंट रेशियो। प्लीज देखना जी इसका फॉर्मूला कैसे बना, क्या बना, उसी को जरा ध्यान देना। देखो करंट रेशियो के अंदर हम लोग फर्म की दोबारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो इसके निकालने का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, CA/CL हमारी एब्रिविएशन, ठीक है जी। अब CA मतलब करंट एसेट्स। अब सुनो, जिसको बैलेंस शीट याद हो कहेगा यार बिल्कुल आसान काम है, करंट एसेट्स में क्या आता था बताओ, अभी बैलेंस शीट लर्न कराइए, टेस्ट लिया कल, करंट एसेट्स में क्या क्या आता था, करंट एसेट्स में भाई तभी तू फेल हुआ पेपर में। और मूर्खों तरीका क्या था, टिस्को, भाई तभी बोला टेस्ट दे दो तुम्हारे भले के लिए। इसमें क्या आता था, टिस्को। और करंट लायबिलिटी में टॉस। हो गया जी फॉर्मूला तैयार। मतलब करंट रेशियो में क्या क्या, करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या आता था, टिस्को। करंट लायबिलिटी में क्या आता था, टॉस। बोला था ना बैलेंस शीट रट लो। अब इसमें क्या क्या आएगा वो तरीका है। जिसको बैलेंस शीट याद है उसके लिए बहुत स्मूथ काम है, जिसके लिए नहीं है उसको यही रट्टे मारने। तभी मैंने उस दिन टेस्ट लेके बोला भाई इसको लर्न करो। अब क्या क्या आना है जरा उस पर चलते हैं। देखो अब हमारा फॉर्मूला जो अभी हमने फॉर्मूला बनाया करंट रेशियो निकालने का, वो क्या था, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी,
ठीक है जी। करंट एसेट में मैंने आपको क्या बोला, क्या आता है, टिस्को। चलो अब एक बारी इसी को हम लोग जरा डिकोड कर लेते हैं, टिस्को क्या होता है। प्लीज पहले देख लेना, उसके बाद टिपेंगे। टी स्टैंड्स फॉर, बताओ टी किसके लिए था, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी। अब ट्रेड रिसीवेबल के अंदर याद है कौन कौन सी दो आइटम आती थी, बोलो कौन कौन सी, एक डेटर और एक क्या आता था, बीआर। तो ये सारे किसके कंपोनेंट हो जाएंगे, ऑफ दी करंट रेशो। एक भी ब्लू वाला पेन में दे दो, ये किसका कंपोनेंट हो जाएगा जी, करंट रेशो का। बट एक छोटी चीज का ध्यान देना है, वो छोटी चीज मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, इसमें से अगर कोई भी प्रोविजन दिया हो तो आपको प्रोविजन को क्या करना है, माइनस फॉर डाउटफुल डेट्स। उसे क्या करेंगे, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। अगला मेरे पास आई आ गई। आई किसके लिए था, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या क्या था बताओ, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ रुक जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वेंट्री के अंदर ये चार कंपोनेंट्स आ जाएंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड शॉर्ट टर्म एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसके अंदर ना लूज टूल्स और स्टोरेज स्पेयर पार्ट नहीं आते, दो ये करंट एसेट का पार्ट है। ठीक है जी, करंट एसेट के अंदर ही आएंगे, इन्वेंट्री के अंदर ही आएंगे। बट करंट रेशो निकालते हुए मैं इसको इवैल्यूएट नहीं कर रहा, बिकॉज करंट एसेट्स में उसको बोल रहा हूं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। और कभी भी ये चीजें कैश में कन्वर्ट होंगी नहीं। क्या मेरे लूज टूल, स्टोरेज स्पेयर पार्ट कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, बहुत मुश्किल है, शायद ना ही हो पाए। तो इस वजह से इसको इंक्लूड नहीं करना। मतलब मैं किन किन को इंक्लूड करने वाला हूं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। स्टार लगा के क्या लिखना है जी, वी विल एक्सक्लूड। क्या एक्सक्लूड करने वाला हूं मैं, एक आपके पास क्या है, लूज टूल्स, और दूसरा आपके पास क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। टिपो मत, पहले फॉर्मूला देख लो कैसे बन रहा है। ठीक है जी। अगला एस किसके लिए था, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आता था। ठीक है जी। अगला सी किसके लिए था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अब जिसको ये भी याद है उसके लिए बिल्कुल आसान है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के कंपोनेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड। हो गया आसान। अगला सी किसके लिए था जी हमारे पास, करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसके अंदर बहुत सारी आइटमें थी, पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आएंगी, तुम्हें बस इसके दो नाम और याद रखने हैं जिसके साथ उसने चालाकी करनी है। करंट इन्वेस्टमेंट का एक और नाम, कोई सही बोल रहा था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और एक और नाम यही पेपर में आएगा, मैंने बोला था, और यही तंग करेगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और कभी कभार ना पेपर में लिखा होगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, उसको इंक्लूड नहीं करते, अगर दे दे तो उसको इंक्लूड नहीं करते ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को। लास्ट किसके लिए था हमारे पास, ओ अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स के कंपोनेंट्स बोलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी। एक और क्या था हमारे पास, अक्रूड इनकम्स और एडवांस टैक्सेस। मतलब अगर आप लोग ध्यान दे पाओ तो करंट रेशो में मैंने क्या डाला है, सिर्फ टिस्को। ठीक है जी। दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। टी का मतलब क्या था, ट्रेड रिसीवेबल्स। आई का मतलब क्या था, इन्वेंट्री। एस का मतलब शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अगला सी करंट इन्वेस्टमेंट्स। ओ स्टैंड्स फॉर अदर करंट एसेट्स। ठीक है जी। अब टी में क्या आया था, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आया था, डेटर प्लस बीआर। एक चीज छोड़ी थी क्या, बस क्या माइनस करने, प्रोविजन। इन्वेंट्री में 6 आइटमें आती है, 6 में से 4 लेनी है, 2 छोड़ देनी है। कौन कौन सी 2 छोड़नी है वो याद रखो, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। ठीक है जी। ये 1 नंबर के अंदर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो करंट एसेट में आती है बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में नहीं आती, ओ सॉरी करंट रेशियो में नहीं आती। उसका तो पार्ट है ना वो, पर इसके अंदर थोड़ी आ रही है। इस वजह से इसमें क्या लेना है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। उससे अगला आ गया शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसमें कुछ आता ही नहीं। उससे अगला सी किसके लिए आ गया, करंट इन्वेस्टमेंट्स या कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। इसमें क्या आया, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, चेक इन हैंड। और करंट इन्वेस्टमेंट के 2 नाम और याद रखने, क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इट डज नॉट इंक्लूड द ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। लास्ट किसके लिए था, अदर करंट एसेट्स। इसमें 3 आइटमें डाली थी हमने, कौन कौन सी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्सेस इफ एनी। ठीक है जी। ये मैंने अपनी कौन सी साइड डिकोड कर दी, करंट एसेट्स। अब सिमिलरली मैं डिकोड कर रहा हूं करंट लायबिलिटीज। उसके बाद हम लोग उसको टेप लेंगे, कैसे टेपना है।
करंट लायबिलिटी में क्या था फॉर्मूला याद रखने का भी तरीका बताया था, बोलो क्या था? टॉस। वेरी गुड। अब इसको डिकोड करो। टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल वहां क्या था? ओ सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आया था? और इसमें क्या आ जाएगा? बीपी प्लस क्रेडिटर। हो गया याद? ठीक है जी। अदर करंट लायबिलिटी बहुत ज्यादा थी, यहाँ 10 की 10 आइटमें नहीं आएंगी, यहाँ सिर्फ 5 आएंगी जो मेरे काम की है, बता रहा हूँ कौन कौन सी, वहां से नहीं डरना। वो अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। इसमें वैसे तो बहुत सारी आइटमें थी, पर इसके अंदर जो मेनली चीजें आती है जरा उन पे ध्यान देना। इसके अंदर सबसे पहला तो एक आएगा मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो आसान आसान चीजें पूछते हैं। ठीक है जी। दूसरे मेरे पास क्या चीज आ जाती है? अनअर्न्ड इनकम्स, द इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है जी। एक आ जाती है हमारे पास अनपेड डिविडेंड्स, कोई भी डिविडेंड जो ड्यू हो गए बट अभी तक हमने पे नहीं किए, वो भी इसी में ही जाते हैं। ठीक है जी। कॉल इन एडवांस नहीं आता यूजुअली। ठीक है जी। और एक और दिक्कत जो हमें इसके अंदर आएगी वो आती है जी मैच्योर डिबेंचर्स। ये याद है मैच्योर डिबेंचर्स क्या थे? एक ना पहली अदर करंट लायबिलिटी में पहली आइटम आती थी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कल मैंने टेस्ट में पूछी थी, मैंने कहा बताओ भाई ये क्या होती है, शायद किसी को याद है या नहीं है, पर ये मैच्योर डिबेंचर्स इसके अंदर आ जाते हैं। मैच्योर डिबेंचर्स हमें पता कैसे लगेंगे कौन से? वो बोलेगा फाइंड द करंट रेशियो ऑफ द मृदुल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, और नीचे लिखेगा डिबेंचर्स रीपेबल ऑन। अगर वो विद इन करंट ईयर रीपे करने तो किसके अंदर आ जाएंगे? मैच्योर डिबेंचर्स में। और अगर नेक्स्ट में जाएंगे तो किस में जाएंगे? मतलब वो इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इसका पार्ट नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास और तो हाँ बस एक और चीज साथ में और हम लोग लिख सकते हैं, कॉल इन एडवांस, पर यूजुअली क्वेश्चन का पार्ट नहीं आती। चलो अगला एस किसके लिए था? किसके लिए था एस? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सॉरी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या क्या चीज था? वो पैसा जो हमने क्या किया हुआ है, बोरो। इसके अंदर ना आपको एक ही आइटम मिलेगी, यस, बैंक ओवरड्राफ्ट, या एक और आइटम कभी कभार क्या दे देगा? कैश क्रेडिट, या दे देगा शॉर्ट टर्म लोन्स, वो लोन जो हमने 1 साल के अंदर अंदर रीपे करने। सभी के साथ क्या फंड है ये? 12 मंथ्स के अंदर हम क्या कर देंगे? रीपे। ठीक है जी। लास्ट एस, ठीक है जी, किसके लिए आ गया? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या कहता था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो अपने वहां माइनस कर दिए, यहां क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो वहां डेटर में से माइनस नहीं किए तो इसका पार्ट नहीं बनेंगे। यहां पे अगला प्रोविजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है जी। और एक और आ जाता था पी हमारे लिए, प्रोविजन फॉर अदर एक्सपेंसेस। बस जी। अब यहां पे देखो, अब इसको डिकोड कर लेते हैं एक बार, हमारा काम बिल्कुल इजी हो जाएगा कि मैंने इसमें क्या क्या डाला। अब करंट लायबिलिटी में मैंने क्या क्या डाला हुआ है? टॉस। टी किसके लिए था? ट्रेड पेबल। 2 आइटम में कौन कौन सी रिकॉर्ड करी? क्रेडिटर और बीपी। वो किसके लिए था? अदर करंट लायबिलिटी। वहां मैंने बड़ी सारी बकवास लिखवाई, जो पहला नोट्स अकाउंट था 10 साइड में याद कराई। जिन्होंने करी बढ़िया, जिन्होंने नहीं करी उनके लिए दिक्कत आएगी। पर यहाँ पे 5 क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी, अनअर्न्ड इनकम्स, अनपेड डिविडेंड्स, मैच्योर डिबेंचर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अगर दिया हो तो। अगला आ गया शॉर्ट टर्म बोरिंग, ऐसी बोरिंग जिसकी पेमेंट कब कर देनी? विद इन 12 मंथ्स। इसके अंदर मिलनी क्या आ रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है जी। फिर आगे मेरे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, भाई 12 महीने से कम चलने वाले। इसमें क्या आएगा? टैक्सेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। मतलब अगर मैं ये सारी चीजों को डिकोड करूं तो मेरा फॉर्मूला क्या चीज बन गया जी? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास? जरा इस पे जरा ध्यान देना। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब ना मेरे साथ ये सिर्फ ये सिंपल रेशियो निकालने नहीं आएगी। ठीक है जी। जो भी मैं रेशियो निकालूंगा उसके ऊपर बोलेगा भाई कमेंट भी करने। जैसे आप लोग कमेंट नहीं करते इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वैसे गंदे गंदे कमेंट नहीं करने। ठीक है जी। यहाँ पे हम लोगों ने सेंसिबल कमेंट करने। ठीक है जी। वहां तो कमेंट करने का कुछ फायदा नहीं होता था, होता होगा चलो पर्सनली। यहाँ पे हमें कमेंट करने के नंबर मिलेंगे, 1 नंबर कमेंट करने का है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कहेगा 3 नंबर की रेशियो निकाल दो और 1 नंबर का कमेंट कर दो। कमेंट तुमने नहीं करने, कमेंट करने भी मैं सिखा रहा हूँ कौन से कमेंट करने। ठीक है जी। मैं वही ऐसे पढ़ा था, एक मूर्ख कहता कि सर मेरे को तो एक ही कमेंट करना आता है, हॉटे। मैंने कहा कुछ ऐसा मत लिख के आना कि भाई संभालना ही मुश्किल हो जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी दो चीजें हैं, देखो करंट रेशियो। अब हाँ, अब हमें ना कमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए कि इसकी आइडल रेशियो क्या है।
ठीक है जी। इस चैप्टर की आइडल, इस क्वेश्चन की आइडल रेशो क्या है? 2:1। इसका मतलब समझो 2:1 का क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है और 2 रुपए की करंट एसेट, 2:1 का मतलब तो यही है ना, ठीक है जी। इसको ना हम हमेशा अपॉन में 1 में लेके आएंगे। अगर ये 2:1 है तब तो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड एंड सेटिस्फैक्टरी। आप लोग पेपर में यही लिखोगे, इफ इट इज 2:1 और मोर देन 2:1 तो क्या हो जाएगा? साउंड एंड सेटिस्फैक्टरी। इससे कम है, आप यार खुद देखो, अगर आपने मार्केट का 1 रुपया देना है, 2 रुपए जेब में पड़े हैं, तो मार्केट में खुले से घूमेंगे, सबके मुंह पे उसकी पेमेंट मारेंगे क्योंकि जेब में पैसे पड़े हैं। और मानो ये इससे कम है, मतलब हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? अनसाउंड और नॉट सेटिस्फैक्टरी। आपका हर रेशियो का एक आइडल स्टैंडर्ड सेट है। जैसे पेपर में मिनिमम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? ये सबसे ज्यादा गरीबों को पता होता है, सबसे पहले उन्हीं की आवाज आती है, 26, 23 या 33%। ऐसे इस रेशो को पास होने के कितने नंबर चाहिए? 2:1। फालतू आ जाए तो कोई दिक्कत है? ठीक है जी। और कम आ जाए तो दिक्कत है। यहां पर भी वही है, आइडल कितना है? 2:1। ज्यादा आ जाए तो बहुत बढ़िया, कम आ जाए तो दिक्कत है। 2:1 है या 2:1 से ज्यादा, आपका कमेंट क्या होगा? साउंड एंड सेटिस्फैक्टरी, लाइक लगा के आ जाएंगे, ठीक है जी। और अगर 2:1 से कम है मतलब नॉट साउंड एंड नॉट सेटिस्फैक्टरी, वो क्या होता है? डिसलाइक, डिसलाइक लगा के आ जाएंगे। बट हाँ, एक और दिक्कत भी आ जाती है, अगर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई, मानो 5:1 है, तो भी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी बात नहीं, मतलब बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है तो भी दिक्कत वाली बात है, एडमिशन नहीं होएगा ना। यहाँ पे भी क्या है दिक्कत हमारे पास? बहुत ज्यादा हाई है, मानो 5:1 आ रही है, हम ये मान के चलेंगे फर्म ने ना बहुत सारा पैसा करंट एसेट्स में खराब किया हुआ है, हाँ, कहीं पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रखा, मतलब बहुत ज्यादा हाई भी दिक्कत वाला काम है। हाई का ना आइडल स्टैंडर्ड नहीं है, हाई मींस 4 और 5, इतनी ज्यादा जा रही है, और यूजुअली फर्म की 2:1 भी मेंटेन करनी मुश्किल हो जाती है। तो अब हमें क्या क्या याद रखना है? मेन कंक्लूजन में चलता हूं। सबसे पहली बात, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या आना है? इसको, करंट लायबिलिटी में कॉस, और इसका आइडल क्या है? फालतू है तो लाइक, और कम है तो डिसलाइक। बस जी, बहुत है, यहाँ तक